आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि टालकटोरा स्टेडियम में 26 नवंबर 2024 को भारत जोड़ो संविधान अभियान की शुरुआत की जाएगी। 26 नवंबर 1950 को हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसके सामने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को प्रस्तुत किया था और उसको लागू किया था। तो उसकी ये 75वीं जयंती है और ये जो अभियान है ये 26 नवंबर 2024 से लेकर 26 जनवरी 2025 तक चलेगा। इसमें कई जगह हमारे सेमिनार्स होंगे, लेकिन जो मेन जो प्रोग्राम है वो अभी 26 नवंबर 2024 को टालकटोरा स्टेडियम में, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी और तमाम जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो इसमें आएंगे। और मुख्य तौर पे जो एजेंडा है, आप जानते हैं कि आरएसएस ने कभी भी जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था तो उन्होंने मनुस्मृति की बात की थी, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं की थी और उन्होंने कभी भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया नहीं आरएसएस के लोगों ने। और अगर आप देख रहे हैं कि पिछले 10 साल से जितनी भी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। चाहे आपकी ईडी हो, चाहे आपकी सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, उसमें जो सबसे जीता जाता उदाहरण है कि संविधान में ये है कि जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। लेकिन आज जो है संविधान खतरे में इसलिए आ रहा है कि इन चीज़ों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि जो बीजेपी में चला जाता है, चाहे नारायण राणे हो, चाहे प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे हेमंत बिस्वा जो सीएम है असम के, उनके ऊपर कई मुकदमे थे, प्रफुल्ल पटेल के ऊपर कई मुकदमे थे, अजीत पवार के ऊपर कई मुकदमे थे, अशोक चौहान के ऊपर कई मुकदमे थे। जैसे ही बीजेपी में आते हैं उनके सारे मुकदमे बंद हो जाते हैं, ईडी सीबीआई उनका पीछा छोड़ देती है। तो आज जिस तरीके से ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये हमारे संविधान के लिए खतरा है। दूसरा जो है, हेमंत सोरेन जी को अरविंद केजरीवाल जी उसमें एक आते हैं, एक इलेक्टेड सीएम को आप सलाखों के पीछे बंद कर दें। और हेमंत सोरेन जी 5 महीने तक रहे, जेल में रहे और सुप्रीम कोर्ट ने फिर टिप्पणी ये करी कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन के मुताबिक उन पर कोई केस नहीं बनता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा फेडरल सिस्टम है, संविधान में फेडरल सिस्टम है, स्टेट की अपनी पावर्स हैं। इवन अगर कोई सीबीआई की इंक्वायरी करानी होती है तो स्टेट से परमिशन ली जाती है, लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सीबीआई किसी के यहाँ छापा मार देती है। अभी इलेक्शन हो रहे थे तो झारखंड और महाराष्ट्र के ऊपर पूरा स्ट्रेस रहा कि सीबीआई की रेड चलती रही। इसी तरीके से ईवीएम मशीन के ऊपर इलेक्शन कमीशन को कई बार लिख के दे दिया हमने। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक वर्डिक्ट दिया था जिसमें ये कहा था कि विपक्ष का नेता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
और प्राइम मिनिस्टर, 3 मेंबर होंगे जो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन इस सरकार ने अपने बहुमत के बल के ऊपर उस चीज़ को चेंज कर दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया और उसमें अपना मिनिस्टर या अपना नुमाइंदा उसमें डाल दिया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो पूर्ण रूप से इनके कंट्रोल में है। डीजीपी इन्होंने झारखंड का बदल दिया, लेकिन महाराष्ट्र का तब बदला जब हम कई बार कंप्लेंट करी, और वो भी इलेक्शन से 2 दिन पहले महाराष्ट्र का डीजीपी इन्होंने बदला। तो झारखंड का डीजीपी बदला है इन्होंने, डीजीपी बदल दिया एकदम से, और महाराष्ट्र का नहीं बदल रहे थे, बड़ी मुश्किल से बदला। एक वो लेडी है, मुझे नाम याद नहीं है, उसको बड़ी मुश्किल से चेंज किया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आज जो है ज़रूरत इस बात की है कि हम किस तरीके से प्राइवेटाइज हो रही है, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, आपकी पहल है। अब मैं आपको आंकड़े देना चाहूँगा। पहला जो है, संविधान जो है समानता की बात करता है, असमानता की बात नहीं करता है। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है, जो आरएसएस की सोच है, उसकी वजह से समानता किसी भी प्रकार से नहीं आ रही है। उसमें आप शिक्षा ले लीजिए, वो भी चंद लोगों के पास 80% जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्राइवेटाइज हो गई है। 80% जो एजुकेशन है, और वो भी कुछ एलाइड लोग हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं, और वो भी उस श्रेणी से आते हैं जिसे कहते हैं अपर कास्ट। उसमें से ज़्यादातर लोग आते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का इसमें भागीदारी सबसे कम है। दूसरा है कि जो कास्ट सेंसस हम क्यों करवाना चाहते हैं, हम कास्ट सेंसस इसको ये बोलते हैं कि जी आप कास्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान में ये दिया हुआ है कि जो भी आरक्षण दिया जाएगा वो धर्म के आधार पर नहीं दिया जाएगा, वो कास्ट के आधार पर दिया जाएगा, जिससे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक इन सब मुद्दों के ऊपर बात हो सके। लेकिन हालत ये हो रही है, चाहे ईडब्ल्यूएस में अपर कास्ट में हो, चाहे शेड्यूल कास्ट में हो, चाहे ओबीसी के अंदर हो, जो सबसे गरीब आदमी है, जो उसको न्याय मिलना चाहिए, चाहे मकान का न्याय मिलने की बात हो, चाहे उसको स्कॉलरशिप मिलने की बात हो, चाहे कहीं किसी और चीज़ करने की बात हो, उसको वो फ़ायदा नहीं मिलता। 1931 में पहली दफ़ा जातीय जनगणना हुई थी, उसमें कास्ट सेंसस में ओबीसी को भी गिना गया था। 1931 के बाद हर 10 साल के बाद जातीय जनगणना हुई है। एससी, एसटी की गिनती होती है, लेकिन ओबीसी की गिनती नहीं होती कि ओबीसी की पॉपुलेशन कितनी है। दूसरी बात यह है कि जितने भी जो सबसे वंचित समाज लोग हैं वो हाशिया के ऊपर है, ना उनको हर तरीके से गरीबी की हालत में, जैसे ईबीसी है, ओबीसी में ईबीसी वर्ग आता है जो अति पिछड़ा है, लेकिन उनको जो पूरे जो संसाधन मिलने चाहिए नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जातीय जनगणना नहीं हो रही है। मोदी जी कहते हैं कि मेरे 2 वर्ग हैं, एक गरीब और एक अमीर, लेकिन आपको गरीब और अमीर के बारे में तब पता लगेगा जब आप जातीय जनगणना करवाएंगे, जब आप गिनती करेंगे। यहाँ हाथी की गिनती भी हो जाती है, टाइगर की गिनती भी हो जाती है, आपके बंदरों की भी गिनती होती है, फॉरेस्ट की भी गिनती की सर्वे होता है, लेकिन
जातीय जनगणना 2011 में जातीय जनगणना हुई थी, आज तक उसको उजागर नहीं किया। जो संपत्ति है, संपत्ति है, वो भी कुछ चंद लोगों के पास है। 1% जो लोग हैं उनके पास देश की 22% नेशनल इनकम है, और उसी प्रकार से 1% जो लोग हैं, जो देश की वेल्थ है, जो देश की खजाना है, वो 40% 1% लोगों के हाथ में है। तो ये असमानता है, और कॉन्स्टिट्यूशन बात करती है, समानता की बात करती है। ये असमानता क्यों बढ़ रही है, इसके बारे में सोचने की बात है। इसी प्रकार से चाहे माइंस हो, चाहे आपकी कोयले की खदान हो, चाहे आपकी गैस की खदानें हो, चाहे स्टील की खदानें हो, ये सब जो है कुछ एलाइड ग्रुप्स हैं, कुछ चंद कंपनी है, जैसे जिंदल है, आपके अंबानी हैं, अडानी हैं, इन लोगों के हाथ में सब आ गया। जो गरीब आदमी है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो उससे वंचित है। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है कि मोदी जी कहते हैं कि हम एक होंगे तो नेक होगा। तो उनका एक व्यक्ति, एक ही अडानी है, उनका अडानी और अंबानी, उनका फायदा करते रहो, बाकी लोगों का कोई फायदा करने की जरूरत नहीं है। अभी 50 माइंस की ऑक्शन हुई, उसमें जो जितने भी ऑप्शन हुई हैं वो सब पूंजीपति ले गए। उसी तरीके से 25 पावर प्लांट, उनकी परचेस एग्रीमेंट हुए, वो भी सारे जो एलाइड ग्रुप है वो उस पर कब्जा कर रहा है। पावर प्रोजेक्ट हमारे पास नहीं है, जो गरीब आदमी उसको नहीं मिलता है। आपके इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो डैम्स हो, चाहे वो कैनाल्स हो, चाहे वो छोटे मोटे जितने भी काम हैं, वो सब जो है चंद लोगों के हाथ में आ रहे हैं। एयरपोर्ट वगैरह हैं, 13 एयरपोर्ट प्राइवेटाइज किए हैं, किसके पास है? रिलायंस, अंबानी, अडानी, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, वो उस पर कब्जा कर रहे हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तो आर्थिक रूप से पहले कब्जा किया देश के ऊपर, मुल्क के ऊपर, उसके बाद फिर उसी तरीके से आज, पहले तो गोरे अंग्रेज थे, अब काले अंग्रेज ऐसे आ गए हैं जो आज हमारे तमाम संसाधनों पर, तमाम हमारी जो वेल्थ है उस पर कब्जा कर रहे हैं। 28 बंदरगाह हैं, उनकी भी यही पोजीशन है। जो अभी दिए गए हैं वो भी बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिए हैं। 13 नेशनल हाईवेज हैं जो दिए गए हैं, 33 नेशनल हाईवे, वो भी सब एलाइड ग्रुप्स को दिए गए हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, एजेंडा यही है कि मैं आपके सिर्फ 10 मिनट और लूँगा, 10 मिनट और लूँगा। और चाहे वो डैम्स की बात हो, चाहे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात हो, चाहे इंश्योरेंस कंपनीज की बात हो, ये सारे एलाइड ग्रुप्स के पास है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे किया जाता है, कृषि का एग्रीकल्चर सर्वे किया जाता है, हायर एजुकेशन का सर्वे किया जाता है, घरेलू उपयोग पर जो सामान लिए जाते हैं उसका सर्वे किया जाता है, लेबर फोर्स का सर्वे किया जाता है, सार्वजनिक जितनी भी कंपनियां, जो प्राइवेट कंपनियां हों, चाहे आपके उसमें कर्मचारी हैं, उसका सर्वे किया जाता है। लेकिन जो निजी क्षेत्र में जो है उनका किया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराया जाता, और जो संविधान की जो समानता की बात करता है उसमें असमानता की बात की जा रही है, जो मैंने आपको किया है। जितने भी मीडिया हाउसेज हैं वो भी इनके हाथ में, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज आज उनका भी जो है, उनके आज जिस तरीके से आप लोगों के पास, आप तो खैर
एंकर्स हैं, लेकिन आज जितने भी जो मीडिया हाउसेस वो भी इनके पास हैं। तो आज जो हमारा ये प्रोग्राम है, इसका मकसद केवल एक ये है कि समानता की बात को लेकर और लोगों के बीच में जाएं और बात करें कि किस तरीके से जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, कास्ट सेंसस नहीं होगा, तब तक हमारे जो ये संसाधन है उसका बंटवारा ठीक नहीं होगा। चाहे वो इरिगेशन प्रोजेक्ट हों, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट्स हों। और जो समानता की लड़ाई है, संविधान के अंदर जो समानता की लड़ाई है, उस समानता की लड़ाई को लड़ने का हमारा उद्देश्य है। और जो सामाजिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनको अधिकार दिलाने की हमारी कोशिश रहेगी। और मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहूँगा। सर 5 मिनट बोला है मैंने आपको। हाँ 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 लेकर ये जाएंगे कि असमानता जो बढ़ रही है उसके लिए जातीय जनगणना कराना बहुत ज़रूरी है। जातीय जनगणना हमें करवानी चाहिए। और जो असमानता हो रही है उसके लिए हमें लड़ाई लड़नी है, उसके लिए जनता के बीच में जनता को जागरूक करना है। ये मुख्य उद्देश्य है इसका। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जैसे फसल बीमा योजना है, वो सारी जो इनके पास है, वाइस चांसलर आउट ऑफ 45 केवल एक शेड्यूल कास्ट है और 3 जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो ओबीसी के हैं। 661 जो हैं आपके ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हाई कोर्ट जजेस में टोटल 661 जजेस हैं, जिसमें से एससी के 21 हैं, एसटी के 12 हैं और ओबीसी के 78 हैं। बाकी सब अपर कास्ट के लोग हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि जो बजट है, सेक्रेटरी 79 है और बजट का परसेंटेज ऑफ सेक्रेटरी 87.8 है और बजट का एलोकेशन है वो 41,23,321 जो है करोड़ के अंदर है, वो अपर कास्ट को जा रहा है। ओबीसी को परसेंटेज सेक्रेटरीज की 2.2% है और जो बजट एलोकेशन है वो 2,47,014 है। एससी के अंदर 6 सेक्रेटरीज हैं, परसेंटेज 6.6 है और 53,856 जो है जो करोड़ जो है बजट का वो है। तो आज 93% जो कंट्रोल है उसमें सिर्फ अपर कास्ट के जो सेक्रेटरीज हैं उनके हाथ में है और ओबीसी के 5.6% हैं और एससी के 1.3% और एसटी के 0.1% है। जहाँ तक सवाल है परसेंटेज ऑफ जो आरक्षण की बात है, अरे यार क्या कर रहे हो, आरक्षण की बात है, अपर कास्ट की पॉपुलेशन है 15.5% है। उसमें से 10% ईडब्ल्यूएस का है, एससी का 19.7% है, उसमें से 16% जो है वो आरक्षण दिया जा रहा है। एसटी में 1.7% है, 1% ईडब्ल्यूएस को दिया जा रहा है। इसी तरीके से पॉवर्टी रेट है, जनरल में 25% है, एससी में 43% है, एसटी में 43% है और ओबीसी में 33% है और 34%। इसी तरीके से हाउसिंग में भी इसी प्रकार का जो है असमानता है। तो मेरा केवल कहने का मकसद ये है कि सोशल जस्टिस लाने के लिए और समानता लाने के लिए हम लोग जो है प्रेस करेंगे कि कास्ट सेंसस करवाया जाए। मुख्य एजेंडा ये मैंने आप लोगों को सामने कहा। अब आपने कोई बात पूछे तो पूछ। नहीं अभी तो हाँ ऐसा अभी शुरुआत करेंगे हम 26 नवंबर 2024 को शुरुआत करेंगे। उसके बाद जो 90 दिन है उसमें देश के अलग अलग हिस्सों में
इन मुद्दों को लेके हम जाएंगे तालकटोरा स्टेडियम में। तालकटोरा स्टेडियम में हम ये करेंगे और वहाँ पर राहुल गांधी जी और हमारे जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष हैं वो उसमें मुख्य अतिथि होंगे। हम लोगों को केवल एक बात कहना चाह रहे हैं कि जनता को जागरूक कि भारतीय जनता पार्टी केवल चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कास्ट सेंसस नहीं करा रही है। जब जानवरों की गिनती हो जाती है, कृषि की सर्वे हो जाता है, इरिगेशन का सर्वे हो जाता है, सो आपके जो है शिक्षा के क्षेत्र में हो जाता है, प्राइवेट कंपनियों का जो कर्मचारी है उनका हो जाता है, तो ओबीसी का कास्ट सेंसस कराने में सरकार को दिक्कत क्या है। जब वो ओबीसी की बात करती हैं तो उनकी जो है क्यों, और असमानता सब जगह है, चाहे सेक्रेटरीज के अंदर की बात हो, चाहे हाई कोर्ट के जजेस के अंदर की बात हो, चाहे कहीं भी बात हो, वह असमानता की बात है। उस असमानता को जनता के बीच में हम लाना चाहते हैं। सेमिनार्स होंगे, हमें जगह जगह हमारे सेमिनार्स होंगे, जैसे कभी लखनऊ में हो गया राजधानी में, कभी रायपुर में हो गया, कभी कहीं हो गया, ऐसा 90 दिन तक ये हमारे सेमिनार चलेंगे। हम जनता को बताएंगे कि ये जो सरकार है ये केवल पूंजीपतियों की सरकार है, केवल उनका फायदा पहुंचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सर, अगर आप पूंजीपतियों के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर जाति जनगणना के अलावा यदि आप इकोनॉमिक बेसिस पर जनगणना जो है उसकी मांग रखें ताकि जो बीपीएल परिवार है वो ऊपर उठ सके। नहीं, आप पूंजीपतियों के खिलाफ इसका भी मैं आपका जवाब दूंगा। एक मिनट, इसका जवाब देता हूँ मैं। देखो ऐसा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इकोनॉमिक कास्ट सिस्टम के हिसाब से सेंसस किया जाता है, कास्ट के हिसाब से सेंसस किया जाता है, और उसमें इकोनॉमिक आधार पे ही, जैसे ओबीसी है उसमें जो अति पिछड़ा है उनको इकोनॉमिक तौर पे अति पिछड़ा बताएंगे, जो शेड्यूल्ड कास्ट है उनको इकोनॉमिक तौर पे जो अति पिछड़ा है उनके लिए अलग योजनाएं बनेंगी, उनके लिए अलग योजनाएं बनेंगी, उनके लिए पॉलिसीज बनाएंगे। अपर कास्ट के अंदर चाहे ब्राह्मण हो चाहे वो वैश्य हो, उसमें ईडब्ल्यूएस के अंदर जो सबसे कमज़ोर आदमी है उनके लिए अलग कोटा रखेंगे, उनके अलग पॉलिसीज बनाएंगे, उनको हाउसिंग पॉलिसी देंगे, उनकी योजनाएं बनाएंगे। तो इकोनॉमिक इसलिए हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी बना के गए थे वो जातीय तौर पे जनगणना कर सकते हैं। सर, लंबे समय से कास्ट सेंसस की आप डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जितने भी विधानसभा चुनाव में बहुत नेगेटिव प्रदर्शन कांग्रेस का कहीं ना कहीं होता है, ओबीसी कहाँ से आता है, वो किसी डिमांड काम कर रहा है, वो भी डिमांड करता तो शायद वापस। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि सब जगह हम हार रहे हैं, ऐसी बात तो नहीं है। देखो ऐसा है कि इस मुद्दे को चाहे हम हारते हैं जीतते हैं, इसका कारण कई और दूसरे भी हो सकते हैं। जन आंदोलन बढ़ाने के लिए ही ये कार्रवाई कर रहे हैं, हमारा मकसद ही यही है। नहीं, कन्विंस है, कन्विंस्ड है, कन्विंस्ड है, नहीं डालते। ऐसी बात नहीं कि सारे हमें नहीं डालने के कई और भी कारण हो सकते हैं कि नहीं जो डालते हैं, केवल जातीय जनगणना की बात नहीं। देखो जैसे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कहीं मुद्दा हिंदू मुसलमान का बना देते हैं ये लोग, कहीं जाट नॉन जाट का बना देते हैं ये लोग, तो वो जो मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि जो मुद्दा है उसको हम मेन स्ट्रीम में लेके आए, हम मुद्दों की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, हम जो है विकास की बात करें, हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें कि आज हमें एम्प्लॉयमेंट कम क्यों मिल रहा है। आज हमें जो है, आज एक गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी अमीर, गरीब आदमी गरीब होता है, अमीर आदमी जो है जो फासला है वो बढ़ रहा है। उसको कम करने के लिए हमें क्या कदम उठाना चाहिए, उसके लिए कास्ट सेंसस जरूरी है।
नहीं, ये तो अभी भी इनको सेंसस तो अभी भी करेंगे, सेंसस तो इनको करना पड़ेगा, क्यों डीलिमिटेशन है, या 2011 के हिसाब से ही करेंगे। 2011 की आज तक जो कास्ट सेंसस उसको उजागर नहीं किया आज तक, उसको उजागर कर दें। तो 2011 में जो कास्ट सेंसस हुआ था उसको उजागर कर दें। उसमें सिर्फ SC और ST की गिनती हुई थी, OBC की गिनती नहीं हुई। हाँ, नहीं दिया। सब देखो, मैं ये नहीं कहता कि सबने नहीं दिया, उसका रीजन कई रीजन है। उसका रीजन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स है, उसके बारे में है। उसका मुद्दा है जो हमारे इलाके में जिस तरीके से एक मामन खान जी ने बयान दे दिया कि मेवात में अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पर जिन्होंने मेरा विरोध किया था उनको चुन चुन के मैं बाहर निकालूंगा, उसका मुद्दा हमारे यहाँ हो गया। एक इन्होंने जाट नॉन जाट का जो नैरेटिव किया वो चल गया इनका। देखो, मुद्दे कई हो सकते हैं, मुद्दा एक ये नहीं हो सकता है, और भी कई मुद्दे हैं, उनको सब मिला के इलेक्शन केवल एक मुद्दे पे चल के आप जीत नहीं सकते हैं। और मैं आप ये नहीं कह सकते OBC की वोट हमें नहीं मिली, OBC की वोट हमें मिली है। 1% का फर्क तो है, 1% का फर्क तो है भाई, कुछ ज़्यादा फर्क थोड़ी ना है। अगर ये टिकट वितरण ठीक हो जाता, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ जहाँ पर गलत टिकट दी है। बल्लभगढ़ में टिकट गलत दी है, हाँ, शारदा राठौर को मिलनी चाहिए थी। यहाँ पर जो है निर्मल सिंह की जो बेटी है चित्रा चरवारा, उसको मिलनी चाहिए। तो भैया देखो, ऐसा है कि ये कहना है कि भी BJP जीत रही है तो कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, ये कोई बात नहीं है। साहब, इसके बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन मैं नहीं दे सकता। इसका पर्सनल ओपिनियन तो या तो खड़गे जी देंगे, जो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन होगा, CM लीडर कौन होगा, और PCC प्रेसिडेंट बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, तो वो करेंगे। मैं तो नहीं कर सकता ना इसके बारे में। नहीं, एक बात मैं फ्रेंकली कहता हूँ कि OBC को जितनी टिकटें मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। एक ये भी बड़ा कारण है। जैसे आपके करनाल में खुशबा समाज है, कश्यप समाज, वहाँ हमने एक भी टिकट नहीं दी कश्यप समाज। तो ये आप नहीं कह सकते कि भाई केवल हम इसलिए हार गए क्योंकि भाई कास्ट सेंसस नहीं हो रहा है, नहीं करा पा रहे हैं, ये नहीं है। मुद्दे कई मिलके मुद्दे बन जाते हैं और इश्यू बन जाते हैं। आपको सबको पता किसने दी है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है। आज अखबारों में आप मेरे से ज़्यादा, आप मेरे मुँह से क्यों कवाना चाहते हैं, आपको ज़्यादा पता है। बिल्कुल, शैलजा फैक्टर भी रहा, वो जो है इससे दूर रही 10 दिन तक, उसका असर पड़ा। सर, जिस तरीके से चुनाव के अभी नतीजे सामने नहीं आए, कांग्रेस के अंदर CM के लिए दावेदारी शुरू हो गई थी, CM के लिए, और अब CM वो गलत है। CLP का लीडर नहीं चुना जा रहा, CLP के लिए भी दावेदारी पेश हो। मैं कहता हूँ कि ये इसमें तो कोई बुराई नहीं है। बनने के बाद, बनने से पहले CM की ओपनली ये कहना कि मैं CM बनूंगा, मैं वो गलत था, वो नहीं होना चाहिए था। जब मैं आपको बोल रहा हूँ गलत है तो फिर कोई ना कोई बात तो है ना।